Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Marti Koshik again here with another video. And in this video we are going to discuss about carbohydrates. Carbohydrates means hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट्स इज अ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। जब भी हम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐसा मोलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उनका रेशो 1:2:1 इसका रेशो होता है। इसलिए हम जब जर्नल फॉर्मूला लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो हम लिखते हैं CnH2O की होल एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा 1, H2O भी क्या हो जाएगा 1, तो CH2O हो जाएगा। अगर मैं 2 ले रही हूँ तो C2H4O2 हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी। ऐसे ही हम मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड की बात करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ ए एनर्जी रिच मोलिक्यूल। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है अगेन मेटाबॉलिज्म। आफ्टर मेटाबॉलिज्म हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जब मेटाबॉलिज्म होता है तब हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट के एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म कंसिस्ट करता है मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म को कंसिस्ट करता है। एनाबॉलिज्म जिसमें फॉर्मेशन होती है किसी भी बायोमोलिक्यूल की, चाहे वो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। कैटाबॉलिज्म जो हम फूड ले रहे हैं उसका टूटना, अपनी मोनोमर फॉर्म में टूटना, अपनी सिंपलर फॉर्म में टूटना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हुआ, हमने रेस्पायर किया आफ्टर हैविंग फूड, तो हमारा जो फूड है वो एटीपी में टूट जाएगा। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो लार्ज अमाउंट में एटीपी रिलीज करता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज़ ए एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल। अब डाइट में देखें तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में ही मिलता है। वैसे हमारा सुक्रोज की फॉर्म में भी मिलता है, इट इज़ अ डाइसेक्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर हमारा माल्टोज या सुक्रोज की फॉर्म में मिलता है बेसिकली हमारे फ्रूट्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट। फाइबर की फॉर्म में होगा तो वो हमारा म्यूसिलीज, पैक्टिन्स, गम्स या कुछ इनसोल्युबल कंपाउंड की फॉर्म में होगा। इनसोल्युबल कंपाउंड जैसे लिग्निन, जैसे हमारी जब हम प्लांट्स की बात करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में अडेप्टेशन, जब प्लांट करते हैं अडेप्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी लीव्स के ऊपर डिपोजिशन होती है सब्रीन की, लिग्निन की, ठीक है, क्यूटीन की। तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर इवापोरेशन को स्टेमेटा के थ्रू प्रिवेंट करते हैं ताकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ड्रोट कंडीशन में जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो वो सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे हमारा मोनोसेक्राइड या फिर बोले कार्बोहाइड्रेट मेजर रोल प्ले करता है। सेलुलोज जो कि मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का प्लांट्स में, वो भी हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की पॉलीमेरिक फॉर्म है। अब रूमिनेंट्स की बात करते हैं। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे जो भी हमारी कैटल्स होती हैं, शिप होगी, डियर होगी, गोट्स हो गए, दे आर रूमिनेंट्स, ठीक है। अब जो रूमिनेंट्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलती होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं या सेम हैबिटेट शेयर कर रहे हैं। उस हैबिटेट में रहते रहते उन दोनों को बेनिफिट हो। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया रूमिनेंट्स की इंटेस्टाइन में रह रहा है तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, प्लस वो जो न्यूट्रिशन केटल्स का है उसके न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे केटल को भी बेनिफिट हो रहा है और बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो रूमिनेंट्स है इनमें बैक्टीरिया होते हैं रूमिनोकोकस, फिब्रोबैक्टर, स्ट्रिप्टोकोकस और ई कोलाई। ये क्या करता है, सेलुलोजिक मटेरियल को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज को। बट ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं होता, डेट्स वाई इट्स टफ फॉर अस टू डाइजेस्ट एनी मटेरियल दैट कंसिस्ट सेलुलोज। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इज ए पोलीमर। पोलीमर मैंने बोला क्यों, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट यहाँ पे ब्रांचिंग करती हैं, चेन बनाती हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवलेंट में बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो
चेन की फॉर्मेशन करते हैं या फिर ब्रांचेज की फॉर्मेशन करते हैं, और वो फिर बहुत सारी यूनिट को जोड़ देता है, इसीलिए हम इसको पॉलीमर बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर एक कंपाउंड होता है जो सेवरल रिपीटिंग यूनिट से, रिपीटिंग यूनिट क्या होगी? मोनोमेरिक यूनिट या फिर हमारी डाइमेरिक यूनिट होगी। तो वो एक पॉलीमराइजेशन कर देती हैं, चेन की फॉर्मेशन कर देती हैं, जो बाद में कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को इसकी चेन के बेसिस पे, या फिर हम बोले कितनी यूनिट जुड़ के एक कार्बोहाइड्रेट को बना रही है, उसके बेसिस पे हम 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनो वर्ड का मतलब है सिंगल, जिसमें सिंगल यूनिट हो, मतलब मोनोमर प्रेजेंट हो, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब डाइसेक्राइड, डाई का मतलब होता है टू, तो मतलब 2 यूनिट प्रेजेंट होंगे, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ओलिगोसेक्राइड का मतलब है अप टू 10 मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जैसे रेफिनोज, माल्टो ट्रायोज या माल्टो टेट्रोज। और अगर पॉलीसेक्राइड की बात करें, मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है। फर्दर हम कार्बोहाइड्रेट को 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डाइजेशन लेवल, कि ये डाइजेस्ट कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपलर कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्लासीफाई करते हैं। जैसे जो शुगर होती हैं, जैसे फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, लैक्टोज की, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट हैं। ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और बहुत रैपिड सोर्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी टूट के एटीपी बना देते हैं। तो एटी रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए। जैसे फाइबर की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, लिग्निन की बात कर रहे थे जैसे, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अब फंक्शन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे पहली बात तो यही आती है, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होकर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट में एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को रिलीज करता है। प्लांट्स में बात करें तो स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। ठीक है। और वो किस में होती है? अमाइलोप्लास्ट में अबेंडेंट होती है। बहुत सारे प्लांट्स की सेल्स में अमाइलोप्लास्ट होता है, जिसमें स्टार्च, मतलब अमाइलोप्लास्ट की फॉर्म में स्टार्च स्टोर होती है प्लांट्स में। फ्रूट की बात करें, सीड की बात करें, राइजोम्स की, ट्यूबर्स की बात करें, इन सब में ही अमाइलोप्लास्ट की फॉर्म में स्टार्च स्टोर होगी। एनिमल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में और हमारे मसल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगी। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे प्रोटीन पार्ट कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा होता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन किसका काम करते हैं? रिसेप्टर्स का। ठीक है। सिग्नल मोलिक्यूल्स का, उसका काम करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हैं। प्लांट में सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे एल्गी की बात करें या प्लांट की बात करें, तो उनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन के टाइम पे मेजर रोल प्ले करेंगे। फंगस के केस में जैसे पॉलीसेक्राइड काइटिन, काइटिन से मिलके बनी होती है सेल वॉल फंगस की, तो वो भी यहाँ पे एक पॉलीसेक्राइड है। न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, डीएनए है, वो भी हमारे यहाँ पे शुगर कंपोनेंट होते हैं, जैसे राइबोज शुगर, डीऑक्सी शुगर। कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन की मैंने बात की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड है, प्रोटियोग्लाइकेट्स है। ठीक है। ये क्या करते हैं? बहुत सारी वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वाइटल एक्टिविटी का मतलब है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स है, तो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे क्या करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, कौन सा एंटीजन है, कौन सा नहीं है। तो इम्यून रिस्पॉन्स में, डिटॉक्सिफिकेशन में, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में ग्लाइकोप्रोटीन्स का मेजर रोल होता है। फर्टिलाइजेशन में भी होता है। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन का मतलब यही है, सेल्फ नोन सेल्फ को डिस्टिंग्यूज करना। जब हमारी इम्यून सेल्स ये डिस्टिंग्यूज करती हैं कि ये फॉरेन बॉडी है या फिर ये हमारी बॉडी की सेल्स है, तब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स मेजर रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड्स में भी अलग अलग प्रोजेक्शन होता है, होवर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है। चेन फॉर्म या फिर साइक्लिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं वो यहाँ पे चेन फॉर्म है और साइक्लिक फॉर्म है। तो यहाँ पे हम जब मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो मोनो मतलब सिंगल फॉर्म, इसमें गैलेक्टो, इसमें ट्रायोज भी होगा, टेट्रोज भी होगा, पेंटोज भी होगा, और वही हेक्सोज भी होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज है। मैंने हेक्सोज वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये यहाँ पे 6 कार्बन एटम को कंसिस्ट किए हुए हैं, और इसमें ग्रुप कौन सा है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है।
अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसमें कीटोन ग्रुप भी होता है। कीटोन ग्रुप होता है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें CHO ग्रुप एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो एल्डिहाइड के लिए AL वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम उसको अ, अ, नोम जब हम नोमेनक्लेचर की बात करें, मतलब जब हम कंपाउंड को क्या देंगे, नेम देंगे। IUPAC के थ्रू अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे AL लगेगा, यहाँ पे OL लगेगा, ONE। कीटोन में ONE लगता है। तो यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप होता है और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे हेक्सोज की बात करें तो ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO अटैच है। बट अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ तो उसमें कीटोन है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड वहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ पे बात करें, एक फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखो यहाँ पे मेरा जो सेकंड कार्बन है उसमें मेरी राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी दो फॉर्म होती हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती हैं, उसको हम यहाँ पे एनेंशियोमर्स बोल रहे हैं। और वो डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म में मिलते हैं। तो डेक्स्ट्रो वो होता है जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज फॉर्म है। अब इसको जब हम साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं तो जो मेरा फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन से जाके बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये हमारा लास्ट में आके सिक्स कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्डिंग करूँगी तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे ओ ऑक्सीजन बॉन्ड से कार्बन, दोनों कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होंगे। इस तरह से यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब दूसरा यहाँ पे एक हेक्सोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, जिसमें भी सिक्स कार्बन प्रेजेंट है और ये इसकी क्या है, हमारी साइक्लिक फॉर्म है। तो दो तरह की फॉर्म होती हैं साइक्लिक भी, पाइरेनोज एंड फ्यूरेनोज। तो ये फ्यूरेनोज है और जो ऊपर वाली जो है ग्लूकोज जो फॉर्म करता है वो पाइरेनोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर है हमारा गैलेक्टोज का। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे फ्रक्टोज के केस में और ग्लूकोज के केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे CHO प्रेजेंट है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और थर्ड कार्बन पे देखें तो थर्ड कार्बन पे भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन प्रेजेंट है। पर यहाँ पे सेकंड कार्बन में तो राइट हैंड साइड पे है और थर्ड कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब ये सेम पोजीशन अगर मैं फ्रक्टोज में देखूँ तो फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो मेरा कार्बन है वो थर्ड कार्बन की वजह से हो रहा है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है। इसमें भी सेम हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे रिलीज हो जाएगा ये, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगी और कार्बन के साथ लिंक करेगी इसको, तब जाके मेरी यहाँ पे फ्यूरेनोज रिंग बनेगी। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करूँ तो गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड में है प्रेजेंट, इसीलिए ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और ये कौन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना रहा है। अब हम डाइसेक्राइड की बात करते हैं। डाइसेक्राइड जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी होंगी। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सुक्रोज का। तो सुक्रोज के केस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो मोनोमेरिक फॉर्म है, दोनों डी सिमिलर है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। तो कैसे बना रही है, देखो ये पायरेनोज रिंग है, सॉरी ये पायरेनोज है और ये फ्यूरेनोज है, ये फ्यूरेनोज है और ये पायरेनोज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो वैसे तो जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ऊपर मेरा प्रेजेंट है OH, नीचे मेरा प्रेजेंट है H, और मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए था, मेरा यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे मेरा H प्रेजेंट होना चाहिए था, या OH प्रेजेंट होना चाहिए था, सॉरी OH प्रेजेंट होना चाहिए था। अब यहाँ पे जब ये दोनों बॉन्डिंग करते हैं, ये ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज मेरा क्या है,
सॉरी ये फ्रक्टोज क्या है मेरा, डी फ्रक्टोज है। तो डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज जब दोनों ही बॉन्डिंग करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कार्बन मेरा अल्फा डी ग्लूकोज का और मेरा सेकंड कार्बन किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का, जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो वाटर को रिलीज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड कार्बन। तो इसको बोलते हैं हम अल्फा 1,2 लिंकेज, अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज। ये मेरा अल्फा डी, देखो अब हम यहाँ पे अल्फा और बीटा का कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब हम एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं, एनोमेरिक कार्बन जिसपे अलग अलग हमारे ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनोमेरिक कार्बन है और यहाँ पे ये एनोमेरिक कार्बन है। तो अल्फा के केस में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड साइड में होता है और बीटा के केस में हमारा जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वो बीटा फॉर्म होगी, ये अल्फा फॉर्म होगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। हेमी एसिटल के केस में एनोमेरिक कार्बन पर जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वो अल्फा, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो बीटा फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्लियर है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो दोनों क्या करेंगे, ओ को तो ओ से बॉन्डिंग कर देंगे और वाटर को रिलीज कर देंगे, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ऑक्सीजन बीच में प्रेजेंट होगी और दो कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से कोवलेंट लिंकेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फिर लैक्टोज की बात कर रहे हैं, तो लैक्टोज के केस में दो मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, एक ग्लूकोज और सेकंड होता है गैलेक्टोज, इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं। और यहाँ पे जो गैलेक्टोज होता है वो बिट्टा फॉर्म में होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ऊपर की तरफ होगा और अल्फा फॉर्म होती है हमारी ग्लूकोज की, ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म है और ये हमारी गैलेक्टोज पाइरेनोसाइल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है और यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये क्या करते हैं, जब लिंक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन के थ्रू दोनों कार्बन, फर्स्ट कार्बन किसका, गैलेक्टोज का, और फोर्थ कार्बन किसका, ग्लूकोज का, वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए हम इसको बीटा 1,4 अल्फा डी लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब लैक्टोज हमारी मिल्क में मिलेगी, कर्ड में। अब माल्टोज की बात करें, माल्टोज में भी दो मोनोमेरिक यूनिट होती हैं और दोनों ग्लूकोज की होती हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा लिंकेज होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा ग्लूकोज भी अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक मेरी ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट कार्बन और दूसरी ग्लूकोज यूनिट का फोर्थ कार्बन यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,4 अल्फा लिंकेज हो रहा है दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में, और माल्टोज बन रही है, दो ग्लूकोज बाइंड हुए इसलिए डाइसेक्राइड है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च होती है माल्टोज। अब पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं, पॉलीसेक्राइड में हमने बात करी मोर देन हमारी 10 यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पॉलीसेक्राइड्स में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारी स्टार्च आ गई, ग्लाइकोजन आ गया, सेलुलोज आ गया। अब पॉलीसेक्राइड्स को भी हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, होमोपोलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। होमोपोलीसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट हो, मतलब एक मोनोमर है वही बार बार रिपीट हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके, जैसे ग्लूकोज है, सेलुलोज के केस में सिर्फ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज रिपीट हो रहा है, ठीक है। अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, दोनों जोड़ के स्टार्च भी बनाती हैं, ग्लाइकोजन भी बनाती हैं। सेलुलोज यहाँ पे किससे मिलके बना होता है हमारा, ये बना होता है ग्लूकोज से। काइटिन हमारा नाम और नाड से बना होता है, तो वो भी हमारी एक पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, मतलब सेम यूनिट यहाँ पे रिपीट होती है। हेट्रोपोलीसेकेराइड वो हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट हो, मोनोसेकेराइड्स हो। तो जैसे एग्जाम्पल है हाइल्यूरोनिक एसिड और हेपरिन, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हमें अमाइलोज का अमाइलोज की बात करते हैं। अमाइलोज के केस में यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज से कैसे जुड़ा होता है, यहाँ पे 1,4 लिंकेज से जुड़ा होता है, 1,4 अल्फा लिंकेज है ये यहाँ पे। और यहाँ
ये एक चेन बन जाती है पूरी, ठीक है। अब वो जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन में 1 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यही होता है जब वाटर रिलीज हो रहा है और दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस तरह के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। अब ये तो अमाइलोज है। अब इस अमाइलोज में जो इसका इसका जो फर्स्ट कार्बन है, इस ब्रांच का या फिर इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो चेन बनेगी सेम 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक और चेन बनेगी, उसके यहाँ पे सिक्स्थ, उसके दूसरे ग्लूकोज से सिक्स्थ कार्बन पे जाके क्या करेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब इस चेन में और इस चेन में आपस में तो क्या लिंक बन रहा है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। बट इसका इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इस ग्लूकोज के सिक्स्थ कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, तो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है। चेन ये बनी एक स्ट्रेट चेन बनी, दोनों यहाँ पे 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ब्रांचिंग कर रही हैं जो अमाइलोपेक्टिन को फॉर्म करेगा। अब अमाइलोपेक्टिन और जो हमारा अमाइलोज है ये किस में प्रेजेंट होती है, स्टार्च में भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोज में भी, ग्लाइकोजन में भी प्रेजेंट होते हैं। बट मेन डिफरेंस क्या है, ग्लाइकोजन में एक प्रोटीन मिलता है ग्लाइकोगैनिन, जो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। यही मेन डिफरेंस होता है स्टार्च में और ग्लाइकोजन में, सिर्फ एक प्रोटीन मोलिक्यूल का डिफरेंस है। बाकी अगर हम यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो वो सेम होती है, ब्रांचिंग की बात करें तो वो भी सेम होती है। अब सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन में बात करें हम, तो स्टार्च हमारी प्लांट्स के केस में होगी, सेलुलोज भी प्लांट में होगा और ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में सिर्फ बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और बीटा ग्लूकोज में 1 4 मतलब एक ग्लूकोज का तो फोर्थ कार्बन और एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एक कार्बन हो गया, फिर बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, फिर दूसरा कार्बन प्रेजेंट होगा, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल रहे हैं। ये फर्स्ट कार्बन हो गया मान लो और ये फोर्थ कार्बन हो गया, इस तरह से लिंकेज बन रहा है, तो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कोई ब्रांचिंग नहीं होती सेलुलोज में। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन लिंक चेन होती है। अमाइलोज सिर्फ एक चेन होती है जिसमें अल्फा ग्लूकोज 1 4 कार्बन एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, वो 1 4 कार्बन वाले जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन दूसरी ब्रांच के सिक्स्थ कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देता है, जिसकी वजह से ब्रांचिंग हो जाती है। और ब्रांचिंग में अबाउट 20 यहाँ पे रेजिड्यू या फिर हम बोले 20 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी अमाइलोपेक्टिन होती है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन में हमारे सेम होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, बट डिफरेंस क्या है, रेजिड्यू का डिफरेंस है। मतलब एक चेन में यहाँ पे 10 अप्रोक्स 10 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होंगी एज अ मोनोमर यूनिट, बट स्टार्च के केस में 20 मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब काइटिन की बात करें तो काइटिन हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। वही कि भाई इसमें भी एक मोनोमेरिक यूनिट है, वो मोनोमेरिक यूनिट क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन, ये मोनोमेरिक यूनिट है। और यही यहाँ पे 1 4 लिंकेज, मतलब एक हमारी एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन का फर्स्ट जो कार्बन है वो दूसरी एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन के फोर्थ कार्बन से यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है, दोनों ही कार्बन क्या है यहाँ पे, बीटा कार्बन है प्रेजेंट है। और ये सेम कोवलेंट बॉन्ड रिपीट हो रहा है, और सेम यहाँ पे एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन मोनोमेरिक यूनिट रिपीट हो रही है काइटिन के केस में, तो कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एपीमर्स की। एपीमर्स वो शुगर होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र हो फर्स्ट कार्बन पे। जैसे हम यहाँ पे हेक्सोज की बात करें, तो अगर मैं फ्रक्टोज की बात कर रही हूँ, ग्लूकोज की बात करूँ, तो दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें, ग्लूकोज और मैनोज की बात करें, डी आइडोज और ग्लूकोज की बात करूँ, तो दीज आर एपीमर। क्योंकि ये C4 कार्बन पे यहाँ पर डिफरेंस है कि उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। और मैनोज और ग्लूकोज में C2 कार्बन पे डिफरेंस है। आइडोज और ग्लूकोज की बात करूँ तो C5 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप वेरी करते हैं कि कौन से की पोजीशन कहाँ पे है, कॉन्फ़िगरेशन कौन से की
कैसी है। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देखें, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये C4 कार्बन पे अगर हम देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे मेरा ग्लूकोज के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, बट डी गैलेक्टोज के केस में यहाँ पे मेरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को एपीमर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें डी ग्लूकोज और डी मेनोज की, तो ये C2 पोजीशन पे वेरी कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर हम बात करें डी ग्लूकोज की, तो ये डी ग्लूकोज के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, पर मेनोज की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे प्लेस होता है। तो पोजीशन मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एपीमर होते हैं। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर सॉरी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। जो कायरल सेंटर पे, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच हों और वो 4 के 4 फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हो, मतलब दोनों 4 के 4 फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से अलग हों। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी कंपाउंड से लग के उसके फंक्शन को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे मैंने CHO अटैच कर दिया, यहाँ पे मैंने नाइट्रिक एसिड, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने अमाइड ग्रुप अटैच कर दिया, NH3 मैंने अमोनिया यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये अलग अलग ग्रुप हो गए, जिसकी वजह से ये सेंटर वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इससे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की वजह से एक कार्बन अपनी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाएगा, उसको हम एनेंशियोमर बोलेंगे। टू मेंबर आर डिजाइन, इस एनेंशियोमर की बेसिस पे हम जो कार्बोहाइड्रेट है उनको डी और एल फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। डी फॉर्म वो होती हैं जिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, और हमारा लीवो फॉर्म वो होती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। अब बात करें साइक्लाइजेशन की, तो लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट या CHO ग्रुप एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं ओपन चेन फॉर्म में, पर मोस्टली फॉर्म्स कैसी होती हैं? रिंग फॉर्म होती हैं, साइक्लिक फॉर्म होती हैं, पायरिनोज या फिर फ्यूरेनोज की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो C5 कार्बन होता है वो रिएक्ट उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप से, या फिर अगर वो कीटोन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो C2 कार्बन के कीटोन ग्रुप से रिएक्ट करता है। पर कौन सा कार्बन? कार्बन फिफ्थ ही रहेगा, बट अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो C फर्स्ट पे वो रिएक्शन करेगा या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कार्बन सेकंड कार्बन जो प्रेजेंट होगा उसके साथ यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज बोलते हैं, जैसे गैलेक्टोज के केस में हम बोले, मेनोज के केस में हम बोले, या फिर हम आइडोज के केस में बोले, ग्लूकोज के केस में बोले। फ्यूरेनेज रिंग हमारी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा मोस्टली फ्रक्टोज के केस में होता है फ्यूरेनोज रिंग। म्यूटा रोटेशन क्या होती है? जब हमारे अल्फा और बी फॉर्म, अल्फा फॉर्म किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, और बीटा फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो और उस सॉल्यूशन में वो इंटर कन्वर्जन हो जाए उन दोनों का, तो उसको हम बोलते हैं कि म्यूटा रोटेशन होगी। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट है? ये हमारी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट कार्बन है उस पर अगर पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेंज हो रही है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे वो H ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, पर वो ब्यूटा रोटेट होके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो गया है और हाइड्रोजन ग्रुप नीचे आ गया है, तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, इंटर कन्वर्जन हो गया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का।
ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? जब भी कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास हो और उसको रोटेट कर दे, राइट साइड में रोटेट कर दे या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे, तो हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने के लिए उसको कायरल कार्बन होना पड़ता है। कायरल कार्बन होना मतलब कि एक कार्बन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होना। दिस रोटेशन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। एसिमेट्रिकल का मतलब भी वही है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच हैं। इफ इट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो हम बोल देते हैं कि वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। इफ इट इज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट साइड तो हम बोल देते हैं वो डेक्स्टो रोटेटरी है, जिसपे प्लस साइन आ जाएगा, लीवो रोटेटरी पे नेगेटिव साइड आ जाएगा। अब हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। शुगर जिसमें ऑक्सीजन एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, एनोमेरिक कार्बन क्या है? फर्स्ट कार्बन, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है, उसमें हमारा जो शुगर प्रेजेंट है, उस शुगर में जैसे ग्लूकोज की बात कर रही हूँ मैं, फ्रक्टोज मैनोज की बात कर रही हूँ, गैलेक्टोज की बात कर रही हूँ, उसमें जो एनोमेरिक कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन है, तो उस फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो फ्री होगी और वो किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर से अटैच नहीं होती। ऐसी शुगर रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट करती हैं, इसी को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर वो होगी जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस करने का मतलब होता है कि उससे हाइड्रोजन को अटैच करना, वो होता है रिड्यूसिंग शुगर। या फिर हम बोलेंगे प्रोटॉन को वो क्या कर रही है, यहाँ पे डोनेट कर रही है, वो होगी हमारी रिड्यूसिंग शुगर।